नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। प्रदेश में पेट से संबंधित कैंसर मरीजों की संख्या हर साल 20 से 25% बढ़ रही है। चौंकिए नहीं, इसका खुलासा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट में हुआ है। वजह आप जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक तला भुना खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, ये पेट में कई तरह की बीमारियां फैला रहा है। कैंसर भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही तनावपूर्ण जीवन शैली की वजह से भी ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश में हर साल पेट से संबंधित कैंसर के 2 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बड़ी आंत, रेक्टम, गैस्ट्रिक, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी कैंसर के मरीज शामिल हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पकवान हैं जो अक्सर हम लोग खाने के लिए बाज़ारों में निकलते हैं या ऑर्डर करते हैं या कई बार घर में भी बनाते हैं, तो वहाँ भी ये ध्यान देने की ज़रूरत खास पड़ जा रही है आजकल कि किस तरह के तेल और घी में इनको बनाया जा रहा है। रिपोर्ट से कह रही हैं कि तले भुने खाने की वजह से पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं और उसमें कैंसर एक प्रमुख बीमारी है। हर साल राजस्थान के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 20 से 25% तक संख्या कैंसर मरीजों की बढ़ रही है, जिसमें स्टमक कैंसर के मरीजों की जो तादाद है, जो शिकायत स्टमक कैंसर की सामने आ रही हैं, जो लक्षण सामने आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कैंसर के हैं। और उसमें भी स्टमक कैंसर के साथ साथ अन्य जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो अन्य सेंसिटिव ऑर्गन्स हो जैसे वो किडनी हो, इस तरह या गॉल ब्लैडर हो, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे इस खान पान का झेल रहे हैं। क्या कुछ किया जाए इस समस्या से निपटने के लिए? क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं? क्या लाइफस्टाइल को बेहतर करके इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? इन सब बातों पर बात करेंगे। डॉक्टर सुजीत शाही साहब हमारे साथ जुड़ेंगे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट के नाते से। डॉक्टर सुधीर रावल कैंसर एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका भी सर। डॉक्टर अभिषेक यादव ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। भावना अग्रवाल जी फूड एक्सपर्ट हैं। आप चारों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सुधीर रावल साहब से करते हैं। सर, ये रिपोर्ट जो आई ये बताती है, बयां करती है कि किस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर हर साल 20 से 25% मरीज बढ़ रहे हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 1982 में हालांकि शुरू हुआ, अब इसकी तादाद आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, क्या रिएक्शन आपका उन पर है? वहीं से शुरू करते हैं बात। थैंक यू राहुल। जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही ही है जी और जो खान पान है हमारे उसमें वो एक वजह है। जिस तरह की तली हुई चीजें हैं या ज्यादा मिर्चें हैं, अगर आप देखें तो इंडिया में 2 जगह बहुत ज्यादा मसाले खाए जाते हैं। एक तो राजस्थान, पर राजस्थान से भी ज्यादा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का खाना बहुत ही ज्यादा मसालेदार होता है। अगर आप उसे खा लें तो शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी। और वहाँ पे भी स्टमक कैंसर के इंसिडेंस बहुत हाई है। राजस्थान में भी चीजें चेंज हुई हैं। साथ में राजस्थान का एक और कारण है कि जो पंजाब से लगे हुआ क्षेत्र है वहाँ पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत है। आपको मालूम नहीं होगा, बठिंडा में पेस्टिसाइड बहुत यूज होते हैं और वहाँ कैंसर इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और वहाँ कैंसर ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर। बहुत सारे पेशेंट बठिंडा से बीकानेर वहाँ इलाज कराने जाते हैं। और वो इलाका जो राजस्थान का लगा हुआ वो पेस्टिसाइड की वजह से। बाकी जो है उसमें खाना जो राजस्थान का है वो बहुत ज्यादा मसाले यूज होते हैं। मैं कई बार राजस्थान जाता हूँ, मेरे रिश्तेदारियां भी हैं वहां, मैंने देखा है। तो उसका कारण भी है कि वहाँ पानी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें मसाले ज्यादा डालने ही पड़ते हैं जिससे कि वो टेस्टी हो जाए। और ज्यादा मिर्च मसाले खाएंगे तो डेफिनेटली कैंसर की इंसिडेंस बढ़ेगी। साथ में लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हम एवरीवेयर जहाँ पे भी जाए पूरी जगह फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है। उनकी वजह से जो ओरिजिनल चीजें, ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल पाती हैं हम लोगों को। और ज्यादातर कितना भी अवॉइड करें आप वो चीज खाएंगे ही। और राजस्थान पर से हम कह सकते हैं, पर हर जगह कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। ये नहीं कि और जगह कम हुआ है, हर जगह कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। लेकिन राजस्थान में क्योंकि खाना थोड़ा ज्यादा मसाले वाला होता है, मिर्च ज्यादा खाई जाती है, तो उसकी वजह से आंतों का कैंसर बढ़ा है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और वो एक्चुअली साइंस के अकॉर्डिंग वो होगा ही अनलेस के आप इन चीजों को चेंज करें, आप अपनी आदतों को चेंज करें, खाने में ध्यान दें और लिथार्जी ना हो, आप एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल करें। सबसे बड़ा एक और कारण लाइफस्टाइल में हम लोग बिल्कुल बाउंड हो गए, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं
और वो एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी तमाम बीमारियों का। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। विदाउट वो बीमारी आएंगी ही नहीं आपको, अगर आ चुकी हैं तो वो चली जाएंगी। इसलिए रोजाना व्यायाम करना, खाना अच्छा खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ठीक भी है, उसके लिए, और राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली। लेकिन डॉक्टर अभिषेक यादव जी, जिस तरह अभी सर ने बताया, जो पारंपरिक जो खाने की बात हम लोग कर रहे थे, राजस्थान में मसाले ज़्यादा खाए जाते हैं, ये तो लेकिन पारंपरिक खाना है। और अब ये जो मसाले हैं या जो देसी वहाँ का जो जो खाना है, वो तो हम हमेशा से वहाँ चलता आ रहा है। बीते कुछ सालों में ये जो नंबर्स बढ़े हैं, इसमें ये इस पारंपरिक खाने का ही सारा दोष है या फिर कुछ और अब कारण है जो इसको वर्स्ट बना रहे हैं? ये राहुल जी, काफी तो डॉक्टर रावल ने बता ही दिए हैं मोटे मोटे कारण जो है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं बीकानेर में 3 साल रहा हूँ। हम्म। और मैंने वहां पे ये देखा है कि लोग नाश्ता नहीं बनाते अपने घर में, और वहां पे हर छोटी छोटी गली में और नुक्कड़ पे वहां पे कचौड़ी और मिर्ची हाँ। बड़ा इन सब की शॉप्स हैं। तो वहां पे वही तेल होता है जो पिछले दिन इस्तेमाल हुआ, हम्म। वही कढ़ाई, वही तेल पूरा दिन गर्म होता रहता है, रीहीट होता रहता है। उसी में पूरा दिन वो चीजें फ्राई करते रहते हैं। और देखिए, जो भी कॉमर्शियली वायबल इंस्टीट्यूशन है, कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई भी ऐसा कुछ खोल के बैठा हुआ है, फूड जॉइंट, तो वो उस ऑयल को फेंकेगा तो नहीं। हम्म। अब मान के चलिए कि वो ऑयल पूरा दिन रीहीट होगा, फ्रेश ऑयल वो लोग यूज करेंगे नहीं। और दिन के एंड में भी जो ऑयल बच जाएगा, वो भी वो रेस्टोरेंट के अंदर सब्जियों में तड़का लगाने में या फिर बाकी दाल वाल बनाने में करेंगे। ये जो रीहीटेड ऑयल है, दिस इज द नंबर वन कॉज ऑफ कैंसर रादर देन द स्पाइसेस। मतलब मसाले इतने ज्यादा हम्म। इन्वॉल्व नहीं है। मसाले तो हमारे यहाँ पे हम लोग मतलब वो सेंचुरी आप से कह रहे हैं वो खाते तो आ अब रहे हैं। जहर ही बन जाता है फिर अपने आप, अगर दूसरी तीसरी बार इस्तेमाल हो रहा है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मसाले अपने आप में ये कारण नहीं है। हम्म। मसाले तो हमारे देश में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में सेंचुरी से हम लोग खा ही रहे हैं। हाँ। मुद्दा हाँ। वो नहीं है। मुद्दा एक तो जैसे रावल सर ने बताया कि पेस्टिसाइड्स जो पंजाब से लगती हुई बेल्ट है वो है। दूसरा, ये जो हीटेड ऑयल है, हाँ। पाम ऑयल है, और जो हम लोगों का जो ये सारा का सारा जो ऑयल जो हम लोग जो प्योर नहीं है, हम्म। और उस पे वो रीहीट होता रहता है, रीहीट होता रहता है। हम्म। ये काफी बड़ा कारण है। उस पर से रेड मीट, आप जितना रेड मीट खाएंगे, रेड मीट को लार्ज इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियल एक्शन से नाइट्रोसोएमीन्स जनरेट होते हैं। ये केमिकल अपने आप में कैंसर कॉजिंग है। हम्म। और हम लोग जो ग्रिल्ड मीट खाते हैं, जो तंदूरी जिसमें वो चार्ड हो जाता है, हम्म। तो जब भी रेड मीट को आप एक्सट्रीम हीट करेंगे, वो या फिर रेड मीट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और बैक्टीरियल एक्शन से वहां पे कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। और तो यही मेरे ख्याल यही से जो ये चीज़ें हैं, कारण है। ये अब क्या हो क्या रहा है कि ये आपने जो बात कही कि लोग वहाँ नाश्ता खुद घर में कम बनाते हैं और बाहर जाते हैं। अब जब बाहर जा रहे हैं तो इस बात का लोग उस तरीके से ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि जिस कढ़ाई में जो तेल है, जिसमें वो पकवान बनाए जा रहे हैं, वो तेल फ्रेश है या फिर वो कितनी बार यूज है। नहीं नहीं, भावना वो अग्रवाल जी, पॉसिबल ही आप। नहीं है। जी। आप वो कैसे इंश्योर करेंगे वो फ्रेश है? और आप क्या उम्मीद करते हैं कि दुकान वाले उस ऑयल को फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता। हम्म। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक बात है। और वो क्योंकि वो तो वहाँ बिजनेस माइंडसेट से बैठे ना, वो तो बैठे इस माइंडसेट से हैं कि भाई बिल्कुल शाम तक गल्ला जो है अपना ज़्यादा से बिल्कुल। ज़्यादा प्रॉफिट में आना चाहिए। भावना अग्रवाल मैम, आप सहमत हैं इस बात से कि ये जो बार बार जो तेल का जो रीयूज है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की बीमारियों के पनपने में? बिल्कुल, जैसे सर ने कहा बिल्कुल ठीक है ये कि फ्राइड और स्पाइसी हमें इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि बाजार का खाना हमें नुकसान कर रहा है। क्योंकि बाजार में कमर्शियली आप बैठे हो तो वही ऑयल आप बार बार यूज कर रहे हो, वो रैंसिड हो गया, वो ब्लैक हो गया। बार बार हीट करने से उसमें और ज्यादा केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे सस्ता तेल होगा या फिर वो अडल्ट्रेशन, जैसे पाम ऑयल की बात करी, वो ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि उसमें ना टेस्ट होता ना स्मेल होता। तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एट लास्ट वो हमें नुकसान कर रहा है। तो अगर हमें फ्राइड खाना ही है, जैसे सर ने कहा कि वो लोग घर में नाश्ता नहीं बनाते हैं, तो अगर हमें फ्राइड ही खाना है तो हम कोशिश करें घर में बना ले। और 2 बार से ज्यादा यूज हमें तेल का नहीं करना है, उसके बाद हमें वो डिस्कार्ड ही करना है, ताकि केमिकल्स का जो उसका इंटेक है वो हमारा मिनिमाइज रहे। इसके अलावा जैसे अगर हम फाइबर का इंटेक की बात करें, अगर हम हर समय तला भुना खाना खा रहे हैं तो हमारा फाइबर का इंटेक बहुत कम हो रहा है।
तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए फाइबर का इंटेक कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। स्पाइसी का अगर है तो जैसे लाल मिर्च अगर हम ना लेके हरी मिर्च या काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें तो वो थोड़ा सा हमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उतना हार्मफुल नहीं। इसके अलावा जैसे सर ने कहा था जितने भी आपके प्रोसेस्ड मीट हैं सब में नाइट्रेट्स हैं, वो ऑलरेडी कैंसर कॉजिंग है। तो सबसे अच्छा यही है कि घर का बना फ्रेश खाना खाएं, अगर हमें तला हुआ भी खाना है तो घर का ही खाएं। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखना और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और घर में भी फिर ये खास ध्यान रखें हम सभी लोग कि जो तेल एक बार यूज हो गया है तो उसको कितनी बार यूज मैक्सिमम आप लिमिट समझती हैं भावना मैम कि मैक्सिमम 2 बार यूज हो जाए वो तेल? मैक्सिमम 2 बार आप उसे यूज करते हैं, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और तेल भी आप वो लीजिए जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा गर्म होने पे खराब नहीं होता। जैसे जनरली जो मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी है, इसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ये सरसों का तेल आप कह रही हैं वो बेहतर है, और जैसे बाकी जो रिफाइंड ऑयल आते हैं मैम वो नुकसानदायक ज्यादा रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना प्रोसेस्ड है, उसके बाद आप उसको रीहीट करे जा रहे हो तो अल्टीमेटली वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस हमारे लिए क्रिएट करते हैं। ओके ओके, कोशिश यही करनी है। या जैसे आजकल ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, हर एक को देखिए आप बात करेंगे कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल में भी आपको ये देखना जरूरी है कि उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो कितना है। अगर उसका हायर साइड पे स्मोकिंग पॉइंट तभी आप उसको गर्म करके यूज करिए, अदरवाइज सैलेड वगैरह में ही यूज करिए। ठीक है। तो क्या आप कुछ नंबर्स में बता सकती हैं मैम कि स्मोकिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? नहीं, जैसे 100 से ऊपर आपका आ रहा है तो वो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। अगर जैसे 30-40 डिग्री पे ही उसका स्मोकिंग पॉइंट है तो वो बहुत जल्दी बार बार कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस तो प्रोड्यूस। क्या ये मेंशन रहता है मैम, जो पैकेट्स होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं ऑयल्स की, क्या ये उन पे कहीं छोटे अक्षरों में कहीं मेंशन रहता है क्या? हाँ, इसका हमें लेबलिंग पे ध्यान देना है। लेबलिंग पे जनरली हमें पता चल जाता है। या जैसे एज ओल्ड प्रैक्टिसेस है, ये 2 ऑयल तो हमारे जस्टिफाइड है, देसी घी और ये मस्टर्ड ऑयल, जिनका हम हायर स्मोकिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुजीत शाही साहब भी हमारे साथ हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट के नाते से। सुजीत जी को आप देखते हैं अक्सर हमारी स्क्रीन पर इस तरह के गहन विषयों पर अपना एक्सपर्ट कमेंट रखते हैं। सुधीर साहब, डॉक्टर सुधीर रावल जी ने बताया वैसे कि एक्सरसाइज जो है वो अपने आप में एक बड़ा हथियार है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि कई लोग, जैसे अभी बीते दिनों हम लोग बात कर रहे थे हार्ट अटैक्स के केसेस पर, आप भी जुड़े हुए थे साथ में, तो उसमें तो हमने रिसेंट केसेस देखे कई सारे कि जिम करते हैं लोग और एथलीट्स भी हैं और उसके बावजूद उस तरह की प्रॉब्लम अचानक से उनको आ जाती है। तो क्या कैंसर जैसी जो बीमारी है फिजिकल एक्सरसाइज से कितना इसको बीट किया जा सकता है? फिजिकल एक्सरसाइजेस तो बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पता होना कि डायग्नोसिस करना जरूरी है। इट टेक्स टाइम, इनिशियली फेज है, अगर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो आपको उसके प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चल जाए कि आपको सिम्टम्स आ रही हैं। अगर वो एब्डोमिनल कैंसर है तो एब्डोमिनल के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, होता है पेन होना, होती उल्टी होना, ठीक है, वजन कमी महसूस होना, ठीक है, तो आप इनिशियली टेस्ट कराते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर आप फर्दर सीटी यूटी करा के उससे पता करते हैं। जब आप डायग्नोसिस करने पहुंच जाते हैं तो बहुत लोग होता है कि हम उसकी बायोप्सी बोलते हैं, वो फलाना, वो बहुत कुछ ईटीसी और जांचें होती हैं जब हम डायग्नोसिस करने आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके मैनेजमेंट पे भाई कौन सा कैंसर है, किस प्रकार का कैंसर है, बनाइन है, मैलिग्नेंट है, क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो क्यों रहा है, ये तो आपको सबको हमने सबने बता दिया, सब पैनलिस्ट ने बता दिया हो क्यों रहा है, ठीक है। तो हमें बचाव करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, डाइट में कोई फाइबर डाइट होना, अपने इंटेक करना, स्पाइसी फूड ना खाना, अपने दिनचर्या को चेंज करना, ठीक है। सेकेंड चीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज करना। लास्ट हमने कार्डियो, हमने जो हार्ट का हमने किया था उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि क्यों क्या हो रहा है, सडन जो कॉज कर रहा है। उस समय यह है कि भैया पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो सडन अटैक में चला जाता है, कोई स्ट्रेस फैक्टर्स उसको प्रेसिपिटेट कर जाता है, फिर डिस्पोज कर जाता है, या कोई डाइट ऐसा रहा जो पेशेंट हमेशा बाहर ही खाता हो, उसके कोई एडिक्शंस, डी एडिक्शंस जो अल्कोहलिक होते हैं, कोई स्मोकर्स होते हैं, ये सब एड ऑन करता है, ठीक है। ये जो सिर्फ जो चीज कार्डियो में हार्ट के लिए ऐड करता है वो चीज कैंसर में भी ऐड करता है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं। अब जब डायग्नोसिस हो गया तो उसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता। आज के जमाने में अगर आप लोकल एरियाज में जाएं, गाँव में जाएं, तो किनको पता भी नहीं होता कि इनको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। वो जाके लोकल इलाज करके कोई पेट दर्द की दवा खा लेगा, कोई उल्टी की दवा खा लेगा, वो हमेशा हर 2 महीना 3 महीना यही करता रहेगा। तब तक उससे जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो शहरों में जाता है,
कि भैया जब एक दो महीने से मैं समस्या कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, डॉक्टर मुझे लोकल डॉक्टर ने ये दवा दिया, हम इसी से खा के अपना इलाज करा के हम यहाँ तक पहुंचे। तो बहुत लोगों को तो नॉर्मल केसेस होते हैं जिसको IBS और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है, IBD बोलते हैं। तो कुछ को इससे ज्यादा भी निकल जाते हैं, कोई कैंसर निकल जाए, तो उसको तो आप जब टेस्ट कराओगे तब वो क्लियर समझ में आएगा। तब तक ये मामला लेट हो चुका होता है, हम अपना जो क्रूशल समय जो होता है हम खो जाते हैं। तो ठीक है, बस ये चीजें हैं कि हमें सही समय पे हमें इसको इवेलुएट करना और इसका डायग्नोसिस करना और मैनेजमेंट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये इसके लिए इसी माध्यम से सबको हमें गाइड करना है, हमें आगाह करना है, चाहे वो खाने के, हम इस लोकल तरीके से गाइड करें कि भाई खाने पीने की चीजों से हो रहा है या कुछ और रीजन से वजह से हो रहा है, जो हमारा खाना पीना उसको बढ़ावा दे रहा है, चाहे टॉक्सिन्स इंट्रोडक्ट हो, जो भी चीज है। ठीक है। डॉक्टर सुधीर रावल साहब, क्योंकि जिस तरह अभी सुजीत जी ने बताया कि इसको डिटेक्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है और उस पर उसको टेस्ट कर लेना ज़रूरी है, लेकिन क्या लक्षण है जिससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये लक्षण जो हैं ये सामान्य नहीं है, सामान्य पेट दर्द नहीं है या सामान्य बिल्कुल नहीं है, ये असामान्य हो सकते हैं और ये शायद कैंसर का संकेत दे रहे हैं हमको? तो इसमें मैं आपको ऊपर से हेड टू टो बताऊंगा जी। किसी भी ऑरिफिस से अगर ब्लड आता है, लाइक कान से, नाक से, खांसने से, उल्टी में और या लेट्रिन में या यूरिन में, ये एक इंडिकेटर है कि कैंसर हो सकता है। 100% नहीं है पर हो सकता है। इट हैज टू बी, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए पूरी तरह, उसके लिए एक टेस्ट होते हैं। दूसरा ये है कि भूख ना लगना या वेट लॉस होना, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एक वो सिम्टम है। दूसरा कोई वह तिल है, मान लिया कोई गांठ है शरीर में, अगर वो बढ़ने लगे या तिल उसमें खुजली होने लगे या पानी आने लगे, तो वो कैंसर का एक वो हो सकता है। कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर बॉडी में है या मुंह में मान लिया कोई अल्सर हुआ, कोई दांत रब कर रहा है, या जो तंबाकू खाते हैं उनको दर्द नहीं होता शुरू शुरू में वो, लेकिन अल्सर होता है, वो नहीं अगर हील हो रहा है, तो कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर वो भी कैंसर हो सकता है। और एक होता है कि कैंसर को डिटेक्ट करना जब सिम्टम ही ना आए हों, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग हम लोग एडवोकेट करते हैं। हम लोग मास स्क्रीनिंग केवल कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए करते हैं, अदरवाइज तो अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग है कि आप जाइए, अगर आपको छोटा मोटा सिम्टम भी है और कोई भी सिम्टम नहीं है, आप एक पैकेज होता है उसमें चेकअप करा लीजिए। उस चेकअप में मालूम पड़ जाएगा कि बॉडी में कहीं मोटा मोटा कैंसर तो नहीं है। और आजकल अगर आप देखें तो कैंसर का जो स्टेज वो चेंज हो गया है। विदाउट सिम्टम पेशेंट्स को किडनी कैंसर डायग्नोस होता है, बहुत छोटा सा किडनी ट्यूमर में। उसको जब छोटा किडनी ट्यूमर होता है उसमें कोई सिम्टम नहीं होते। ब्रेस्ट में अगर छोटा लंप है तो उसमें सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन अगर उस स्टेज पे डायग्नोज हो जाता है तो वो क्योरेबल होता है। प्रोस्टेट में है एक ब्लड टेस्ट होता है PSA, अगर PSA आप 50 के ऊपर कराएं और PSA हाई है तो उसमें आपके टेस्ट करें, आगे कैंसर मालूम पड़ता है तो वो क्योरेबल होता है। तो एक जो कैंसर है वो विदाउट सिम्टम है, वो क्योरेबल होता है। दूसरा अगर सिम्टम है और अर्ली आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास, तब भी वो क्योरेबल होता है। कैंसर में प्रॉब्लम आती है जब वो पेशेंट डिले करता रहता है अपनी, लाइक लेडीज वो बताती नहीं कि उनके ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से, उसे सर्विक्स या एंडोमेट्रियम या ओवरी कुछ भी हो सकता है, या पेट में आपका फूल रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, आप नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि वो एडवांस डिजीज हो गई। और पीलिया हो जाता है कुछ पेशेंट्स को और वो लेट कर देते हैं, उसमें वो गॉल ब्लैडर है या पेनक्रियाज है या लिवर का कैंसर है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। और लंग्स का कैंसर जनरली वो साइलेंटली हिट करता है, कभी कभी लंग में ये होता है कि ब्रेन में डिजीज पहुंच जाती है। और आजकल स्क्रीनिंग में लो डोज CT स्कैन करते हैं, उसमें वो बड़ी जल्दी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट अलग हैं। और दूसरा ये कि कोई भी सिम्टम है इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर, जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। भावना मैम, आज ये तमाम जो फल सब्जियां हैं, चाहे वो फाइबर मिक्स भोजन की हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन सभी जो खाने हैं उसमें मिलावट इतनी ज़्यादा आ रही है। अभी राजस्थान में हम लोग देखते हैं कि तमाम जगहों पर छापेमारियां होती हैं, कई कई 100 किलो पनीर नकली पकड़ा जाता है या नकली घी पकड़ा जाता है, नकली तेल पकड़ा जाता है। तो इन तमाम वर्तमान सिचुएशंस के बीच क्या आप सजेस्ट करती हैं, किस तरीके से लोग खान पान में प्योरिटी की तरफ किस ढंग से बढ़ें? बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। एक्चुअली इस माहौल में अपने आप को सेफ रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है, काफी चैलेंजिंग है। तो एक चीज तो ये है, हमें किसी भी चीज पे एक्सेस में नहीं जाना है। अब जैसे वेजिटेरियंस होते हैं तो उनका होता है जी पनीर खाना है, दूध दही खाना है, लेकिन दूध दही का उतना जितना कंजम्पशन है उतना प्रोडक्शन ही नहीं है। तो हर चीज हमें मॉडरेट अमाउंट में खाना है।
या जैसे मसालों की अगर हम बात करें तो अगर फीजिबल है तो हम साबुत मसाले लाके घर में पीस सकते हैं। फल सब्जी जो लाते हैं वो हम अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके इस्तेमाल करें और उनको जनरली अगर है तो छील कर खाएं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स की लेयर होगी वो बाहर वाली लेयर तक होगी। तो अगर आपने अच्छे से उसे वॉश कर लिया फिर उसके छिलके को उतार दिया तो काफी हद तक आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और मैक्सिमम कोशिश करें घर का बना ही खाना है। अगर बाजार का भी ऑप्ट करना है तो मिनिमाइज करना है और उसमें भी हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपने आप को हाइड्रेट प्रॉपर रखना है। अगर आपने एक टाइम अनहेल्दी खा लिया तो एटलीस्ट बाकी के 3 टाइम आप कोशिश करेंगे कि घर का बना हुआ फ्रेश खाएंगे, ताकि उसको हम कंपनसेट कर पाए। रेगुलर रूटीन में हमें बाहर के खाने पर, प्रोसेस्ड फूड पर, प्रिजर्वेटिव फ्राइड चीजों पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। तो अपने ओवरऑल इसके अलावा जैसे एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है। खाने के अलावा ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा जो आजकल कैंसर की तरफ जाता है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी लिमिटेड हो गई है कि आप देखो सिटिंग, हमारा डेस्क जॉब होता है ज्यादातर का, तो हमारा मूवमेंट ही नहीं है, तो ओबेसिटी आ रही है। तो इसका एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल में हम कर सकते हैं कि हर 1-1 घंटे पे हम थोड़ा सा वॉक कर ले, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी को रखें। एक स्लीप का पैटर्न हमें बहुत ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस है लोगों को कि प्रॉपर वो नींद ही नहीं लेते हैं। प्रॉपर नींद आप नहीं लोगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, तो ऑटोमेटिक ओबेसिटी है और ज्यादा परेशानी हमें बढ़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, ओवरऑल लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अभिषेक यादव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, अगर इलाज की बात करें इस तरह की बीमारियों में, कैसा इलाज और किस तरह के रिसोर्सेज अब हमारे देश के अंदर अवेलेबल हैं जहां इस तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स की, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात करी 20 से 22% संख्या बढ़ रही है। तो ये जब संख्या बढ़ रही है, अस्पताल जाती है, डिटेक्ट होते हैं, फिर इलाज के लिए इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या अभी भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में डॉक्टर्स जो हैं कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले, उनको अपना काम करना पड़ रहा है? क्या दवाइयाँ अभी भी बहुत महंगी हैं? कुछ इसके बारे में भी ज़रा बताइए कि अगर बीमारी डिटेक्ट होती है तो उसके बाद क्या? नहीं राहुल जी, थिंग्स काफी परिवर्तन आया है सिनेरियो में। जो लास्ट के मैंने 10 साल देखे हैं उसमें तो काफी चेंज है। लोग अवेयर भी हुए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों ने काफी चेंजेस किए हैं। जैसे पहले हम देखते थे कि दिल्ली या आसपास ही सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े शहरों में ही। आज बहुत दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आया करते थे, बट अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है। अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर भी अच्छे कैंसर सेंटर्स खुल गए हैं। टाटा की बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की भी 2 ब्रांचेस हो गई हैं। हमारा जो यशोदा हॉस्पिटल है इसकी भी अब 5-6 ब्रांचेस हैं। और हमने तो एक बिल्कुल ही लेटेस्ट विद ऑल फैसिलिटीज यशोदा मेडिसिटी इज कमिंग अप, जिसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है पूरी दुनिया की जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है और वहां पे ना हो। तो चेंजेस तो बहुत हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कीमोथेरेपी की मेडिसिन को काफी सब्सिडाइज किया गया है और लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल हो गया ट्रीटमेंट पहले के मुकाबले में। फार्मा इंडस्ट्री को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी जो पहले दवाइयां थी जो सिर्फ पेटेंटेड थी, जो सिर्फ हमेशा इम्पोर्टेड यूज होती थी, अब वो उनके सबके जेनेरिक्स आ गए हैं। तो जेनेरिक्स आने के बाद ट्रीटमेंट फिर से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। तो चाहे सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, तीनों ब्रांचेस के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट है और ट्रीटमेंट अब काफी एक्सेसिबल है लोगों को। एक्सेसिबल हो गया। डॉक्टर सुजीत शाही साहब, 1 मिनट है मेरे पास इस डिस्कशन में, एक वाइंड अप कमेंट आपका चाहूंगा ओवरऑल इस पूरे विषय पर। सर शॉर्ट में यही चीजें हैं, थोड़े खाने पीने में अपना ध्यान रखें, बाहर का चीजें अवॉइड करें। आप बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर महीने में ऐसा रखें जहां आप ले सके, बट एक अच्छे जगह से खाएं। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना भी होता है, सोशल लाइफ भी मेंटेन रखनी होती है, तो कोई शक नहीं है। बट आप ये चीज देखना है कि आप जहां से भी खाएं वो अच्छे जगह से हो। ठीक है, और वहीं से रेगुलरली आप खाते रहें जहाँ पे आपको लगता है कि हाइजीन इज मेंटेन। ठीक है, सेकेंड चीज, और बस अपने टेस्ट, अपने इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांचें हर 3-4 महीने में कराते रहें, चाहे वो कोई भी हो। नॉर्मल बेसिक इन्वेसिव स्कैन भी हो, चाहे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, और टच में अपने डॉक्टर से रहें। कोई भी सिम्टम लगे बॉडी में जो आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल बेसिक से अलग हो रही है, प्लीज जाके अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलें
और उससे इत्तला करें और उनसे आप विचार विमर्श करें और इस पर डिटेल पे जाएं कि और कुछ हो सकता है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सुजीत शाही जी आपका। सुधीर रावल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हैं आप। और अभिषेक यादव जी बहुत शुक्रिया, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ रहे थे। भावना अग्रवाल जी फूड एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो इस बेहद ही अहम विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें बड़ी बात देखिए कहाँ से ये विषय आया, वो भी अब एक बार फिर मैं दोहरा के बात खत्म करूं कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट सामने आई और उसमें जो आंकड़े आए उन्होंने हमें मजबूर किया कि आज इस विषय पर ये तमाम बातचीतें की जाएं, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़ी है, आपके जीवन से जुड़ी है। और अगर ये चीज़ें डिटेक्ट होती हैं तो फिर तमाम मुश्किलें बढ़ती हैं। हमेशा हम कहते हैं कि आदमी कुछ भी हो जाए लेकिन कोर्ट कचहरी अस्पताल से जो है बचा रहे, ऐसी आम भाषा में कहा जाता है। तो क्योंकि आप इस अस्पताल के जाने से और उस वहाँ होने वाले स्ट्रेस से बचे रहें, आवश्यकता है प्रिवेंशन की, यानी पहले से ही सतर्क रहने की। हमारी कोशिश थी आपको थोड़ा और जागरूक करने की। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर एनडीटीवी राजस्थान हर रोज़ करता है चर्चा। आप हमारे साथ जुड़ा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।